नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। मैं इंद्रवीर सिंह भदौरिया, IBC 24 यूपी यूके। आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा, दिल्ली बीजेपी के खाते में जाति दिख रही, जाति क्या दिख रही, चली गई है। और अगर बात करें तो मिल्कीपुर पे सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई है। लगभग 50,000 वोटों से भाजपा के कैंडिडेट जीत चुके हैं। खैर, अभी इसका सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया और अकॉर्डिंग टू जीरो ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग अभी तक हमें मिल रही है, वो मिल्कीपुर सपा के हैंड से चली गई, जहां पे बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े लांछन और बड़े बड़े कई सवाल लगाए गए जो है सपा की तरफ से, और इस पे दमखम दिखाया गया। इस दमखम का नतीजा क्या निकला? और अगर बात करें सबसे बड़ी हार अगर हुई है तो वो हुई है दिल्ली में आपकी, और जहां पे सपा के साथ मिलकर अलायंस बनाई, वहां पर अब सपा की, और अगर बात करें खासकर आम आदमी पार्टी की, दोनों की लुटिया डूबती नजर आ रही है। हमारे साथ अपने पैनल पे आफ्टरनून है सबसे, और कुछ गेस्ट जुड़े हैं और नए गेस्ट है हमारे। हम आपको इंट्रो करा दें अपने गेस्ट से। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिला जो है रायबरेली के ये जिला पंचायत सदस्य भी हैं और युवा नेता हैं। सबसे पहले राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 यूपी यूके में। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश। आज तो बात करेंगे आपसे, और हमारे साथ मुकेश श्रीवास्तव जी हैं, सपा से गोविंद सिंह एडवोकेट भी हैं, और ये सपा के धुरंधर कार्यकर्ता हैं, और अगर बात करें तो प्रवक्ता है। मुकेश कुमार श्रीवास्तव पूर्व में जो है नगर पालिका अध्यक्ष भी आपकी जो है यहाँ रही, और आप प्रतिनिधि रहे उसके। और सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ जो जुड़े हुए हैं सुशील पासी, ये जाने जाते हैं कांग्रेस कमेटी के बिहार के, इनके पास एक बड़ा डेजिग्नेशन है एक, और प्रदेश लेवल के ये नेता हैं, प्रवक्ता बहुत बड़े हैं। आप सबका, सारे हमारे गेस्ट का, आप सब मेहमानों का स्वागत है सबसे पहले तो IBC 24 यूपी यूके में। और अब अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अभी आम आदमी पार्टी से हमारी तरफ जोड़ रहे होंगे लोग, तो सबसे पहले बात करता हूं राघवेंद्र जी, आप और मुकेश जी, आप दोनों के लिए खुशी के पल है। क्या बांटेंगे शाम को रायबरेली में? आपके जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी का भी मैं मैसेज देख रहा था एक व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने अपने अटल भवन सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया 3:30 बजे, 3:30 खैर बज गए, आप तो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपको लेट में आप जाएंगे डेफिनेटली, ये जरूर, चूंकि आप एक युवा नेता है। तो क्या कहना चाहेंगे राघवेंद्र जी? आप सबसे पहले, आपकी तरफ से आपको सबसे पहले बधाई हो दिल्ली जीतने के लिए और मिल्कीपुर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर जी, और आप सभी को भी बधाई हो। हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, और अयोध्या में जो हम सबको कहा जा रहा था कि संविधान खतरे में है, और देखिए कि अयोध्या की जनता ने क्या जवाब दिया है, और दिल्ली की जनता ने सुशासन पर विश्वास दिखाया है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया है, और कोई 1-2 सीटों के अंतर से नहीं जीत रहे हैं, हम पूर्ण बहुमत से, और लगभग 50 सीटें हम जीत रहे हैं। ये निश्चय ही खुशी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी पर दिल्ली वासियों ने मोहर लगाई है। और पुनः भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाई और आम आदमी पार्टी का सफाया किया। मुकेश जी, एक छोटा सवाल आपसे। आप तो कैंपेनिंग में रहे, दिल्ली में भी रहे और मिल्कीपुर में भी रहे, बड़ी जिम्मेदारियां रही आपके ऊपर, तो मिल्कीपुर क्यों खिसक गई सपा के हाथ से? देखिए, हेलो, आवाज आ रही है? जी मुकेश जी, जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मिल्कीपुर में तो दिखा दिया ना भाई, मिल्कीपुर की जनता ने, जो कहा करते थे कि अयोध्या के राजा उदेश है, तो दिखा दिया राजा कौन होता है। राजा तो श्री रामचंद्र जी है ना। तो ये जो जीत हुई, लेकिन बड़ी एलिगेशन, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, बड़े एलिगेशन लगे हैं चुनाव कमीशन पे, चुनाव कमीशन की जिस तरीके से वाराणसी में सपा के कार्यकर्ताओं ने जो है दाह संस्कार किया है, जिस तरीके से मेरा एक मिनट सवाल ले लीजिए, जिस तरीके से ये ब्लेम लगा रहे हैं
इस पे गोविंद जी का गोविंद जी अपना अनम्यूट कर लीजिए आप। और गोविंद जी, सबसे बड़ा आपके ऊपर सवाल यह है कि आपके हाथ से चली गई मिल्कीपुर, और कल आपके कार्यकर्ताओं ने जाकर के जो है वहां पे दाह संस्कार किया वाराणसी में गंगा घाट के किनारे। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर या फिर सरकार के ऊपर जो आप लोग उंगली उठा रहे हैं, क्या लगता है कि हर जगह जब आप जहां हारते हैं वहां पे ऐसी घटनाएं आपकी पार्टी की तरफ से आपसे बड़े बड़े नेता ऐसे बोलते हैं, तो क्या ये उचित है या अनुचित है? बस इतना जवाब चाहिए। इंद्रवीर जी, सबसे पहले आपको जो है यथोचित अभिवादन, और पैनल में बैठे सभी साथी सुशील जी, राघवेंद्र जी और मुकेश जी, सबका अभिवादन करते हुए मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। मिल्कीपुर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ढेर सारी बधाई, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। लोकतंत्र में जनादेश शिरोधार्य करने की एक अपनी परिपाटी चली आ रही है। जैसा अब ये बात कर रहे थे ना कि अयोध्या के राजा अवधेश, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा रजवाड़ों की ये सब स्थिति नहीं रही है ना। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम राजे रजवाड़ों से फ्री होकर आगे बढ़े, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था आई। और जिस तरह मिल्कीपुर की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर जिताने का काम किया है, निसंदेह दूसरी पार्टी में, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, या अलायंस के जो भी अपने दल रहे दूसरे, उन लोगों ने आम जनमानस तक अपनी जो कनेक्टिविटी है, जो मैसेज है, वो कहीं ना कहीं पहुंचाने में वे पार्टियां असफल रही मेरी समझ में। स्टूडियो दिख रहा है। हाँ, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। सही कह रहे हैं आप। देखिए, एक्चुअली सबसे बड़ा अभी गोविंद जी आपने कहा कि ये जो है जो क्या, अब मैं बीजेपी से मेरा बहुत तीखा सवाल होगा, राघवेंद्र जी और सीनियर मुकेश जी, आप राघवेंद्र से भी सीनियर हैं। मुकेश जी, क्या लोकतंत्र वाकई में खतरे में है बीजेपी के हाथ में? ये बड़ा मुद्दा है। ये लोकतंत्र वाकई में खतरे में है? अरे लोकतंत्र कैसे खतरे में भाई? लोकतंत्र कैसे खतरे में है? लोकतंत्र की तो जीत हुई है। नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू विपक्ष, अकॉर्डिंग टू नेता प्रतिपक्ष, कई ऐसे सवाल हैं। मैं बीच में आना चाहूंगा, आप एक 24 सेकंड, राघवेंद्र जी, एक सेकंड। सबसे पहले अब मैं, सबका स्वागत हो गया। हमारे साथ सुरेश जी जुड़े हुए हैं, और ये बड़े कार्यकर्ता हैं जो है आम आदमी पार्टी के, इनका स्वागत है हमारे यहाँ सबसे पहले तो। अब सुशील जी, आपसे सवाल। सुशील जी, आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं आप कांग्रेस के, लेकिन एक मिनट सुरेश जी, मैं नंबर दूंगा आपको, आपका नंबर आएगा। सुशील जी, आवाज आ रही है? कांग्रेस कहां सिमट के रह गई सर? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो रायबरेली, मेरा सवाल पूरा, रायबरेली को नेतृत्व कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज इंडिया अलायंस को नेतृत्व कर रहे हैं। एक बड़े पैनल पे आप बैठे हैं संसद में, दिल्ली कहां चूक हो गई सर आपसे? नहीं, चूक नहीं है। ये इंडिया गठबंधन के जो अलायंस हैं, मुझे लगता है कि ये संदेश साफ गया है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं उनको एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बीजेपी का कोई इतना नहीं हो गया है कि वो 100 में 80 लोगों को दे रहे हैं या 100 में 60 उनका वोट परसेंटेज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव का केवल एक ही संदेश है कि आम आदमी पार्टी चूंकि ऐलान कर रही थी कि हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी ने एक थोड़ी सी चूक किया है, जैसे हरियाणा में जाकर के लड़ना और आपस में तालमेल ना करना। महाराष्ट्र में भी यही चूक हुई है। तो मेरा अपना एज ए राष्ट्रीय एआईसीसी का सचिव होने के नाते और प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता ने बदलाव की राजनीति के लिए वो लगातार वोट करती है। कभी कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में लगातार रही है, उसके बाद बदलाव के लिए उसने केजरीवाल को चुना है, और अब मुझे लगता है कि केजरीवाल को बदलाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अरसे बाद, कोई ऐसा नहीं कि भी 2-3 काफी अरसे बाद, तो ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है।
हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसकी शुभकामना देंगे कि उन्होंने दिल्ली में निश्चित तौर पर उन्होंने मेहनत किया होगा, और संगठन, चूंकि मैं दिल्ली चुनाव में नहीं था, मैं इधर बिहार का सह प्रभारी हूं, तो मैं एक बात समझता हूं, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि जनता हर विचारधारा को सुनती है लेकिन अहंकार को नहीं सुनती है, चाहे वो मोदी जी का अहंकार अहंकार पे हो, अब मैं सुशील जी 2 मिनट आपको रोकूंगा। अहंकार शब्द आपने यूज किया, अब क्या ये अहंकार कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि बीजेपी तो कंटिन्यू कर रही है, तोड़ ही नहीं पा रहे आप लोग अहंकार इनका। मोदी जी ने अहंकार का ये दिया था 400 पार, वो अहंकार का नारा था, और उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने बखूबी समझा था, और मुझे लगता है कि उस अहंकार का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में दिया है। हमारा कोई भी नेता हो, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, जनता के सामने नेता को विनम्र रहना पड़ेगा, ये संदेश जनता बार बार देती है। सुशील जी, क्या उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस हर जगह फाइट में रहेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस जो है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में, नहीं, डेफिनेटली मैं खुद कहता हूं कि डेफिनेटली भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने जो है गेन किया है, इसमें कोई डाउट नहीं, कांग्रेस ने गेन किया है, 100% किया, उसमें कहीं जो नहीं है। और मैं बता दूं, अगर शायद 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए, अगर इनका अलायंस नहीं होता, गठबंधन नहीं होता, तो शायद सरकार भी नहीं होती, पहले। दूसरी चीज, अब आते हैं जो अभी मैं सुबह पैनल पे था, सुबह मैं डिबेट पे था, तो उसमें एक प्रवक्ता ने कहा कि पीक चल रहा है, भाजपा का पीक चल रहा है, लेकिन ये पीक समय खत्म ही नहीं हो रहा ना। प्रॉब्लम भी है, कोरोना का पीक समय आया चला गया, सबका खत्म ही नहीं हो रहा ना, तो क्या इसका तोड़ नहीं है आपके पास क्या? नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं तो फिर आप ये समझने की भूल कर रहे हैं कि देखिए, इंडिया गठबंधन को एकजुटता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। पहला काम तो ये करना है इंडिया गठबंधन। सर, इंडिया गठबंधन दिल्ली में भी तो केजरीवाल ने लेट मी कंप्लीट, पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए मुझे। पहला संदेश है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। एक तो ये बात समझनी होगी हर नेता को। दूसरी बात ये समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर जो है एक रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरती है। उस रणनीति का जो सबसे बड़ा खामियाजा उतरना पड़ रहा है, जैसे दिल्ली में आपने देखा कि एआईएम के लोग भी चुनाव मैदान में कुछ सीटों पर लड़े। अब इसका नुकसान फायदा आप समझ सकते हैं। कहीं पर कांग्रेस ने किसी को नुकसान पहुंचाया, कहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब कभी चुनाव होता है तो रणनीति से ही चुनाव लड़ना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो लगातार हर प्रदेश में वो रिवाइवल कर रही है, क्योंकि जननायक राहुल गांधी के साथ तमाम ऐसे चेहरे आपको मिलेंगे जो कांग्रेसी नहीं रहे हैं, मतलब कांग्रेस के कल्चर से नहीं आए हैं, लेकिन अगर वो एक्टिविस्ट रहे हैं, वो सामाजिक आंदोलन के रहे हैं, वो समाजवादी विचारधारा के रहे हैं, अंबेडकर विचारधारा के रहे हैं, संविधानवादी विचारधारा के रहे हैं, उनको वो जगह दे रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जो है जननायक राहुल गांधी के साथ रिवाइवल कर रही है। अब इसमें थोड़ा ठीक है सर, मैं यही रिवाइवल मैं यही पे आपको 2 मिनट रोकूंगा, अब आपसे फिर आऊंगा आपके पास। गोविंद जी, आप जाते हैं आम आदमी पार्टी के पास, आपके पास 2 मिनट है, आप जाते हैं आम आदमी पार्टी के पास, वहां पे भी आप उनका बंटाधार कर देते। अब ऐसे बयान आना शुरू हो गए, ये मैं अगर रिकॉर्डेड बोलता हूं, जो भी बोलता हूं, लोग ऐसे बयान देना शुरू कर दिए हैं कि उनका भी सपा ने जाकर वहां बंटाधार कर दिया, या आम आदमी पार्टी ने इनका, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो वहां पे वर्चस्व था। अब लोगों का कहना है कि अखिलेश ने वहां जाके आपका सत्यानाश कर दिया, इस पे क्या कहेंगे, और कहां चूक हो गई आपके अलायंस में? आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है वो केवल और केवल कांग्रेस के प्रत्याशियों के कारण हुई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने का जो लोग उसके लिए कहते हैं, दिल्ली में साबित कर दिया कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। केजरीवाल जी के सामने शीला दीक्षित जी के लड़के लड़े, वो 3000 कुछ वोट पाए, जितने अंतर से केजरीवाल जी चुनाव हारते हैं, है ना। तो आप एक तरह से देख लीजिए कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का चुनाव जिताने के लिए बैटिंग की है अंदर खाने में। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपका ये कहना है, ये बड़ा बयान है, अगर आपका ये कहना है कि कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया। हिंदू जी,
इंद्रवीर जी, बात जी पूरी होने दीजिए। अलायंस में न रहने का खामियाजा कांग्रेस दिल्ली में भुगत चुकी है। बहुत जल्दी यदि ये अपने जहन में इस चीज को बैठा लेंगे, सुशील जी बैठे हैं, बड़े भाई हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, बिहार के सह प्रभारी हैं, और राजनीतिक तजुर्बा जो है बड़े भाई का हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा एक सुझाव है कांग्रेस के उन बड़े नेताओं को जो दिल्ली में बैठकर 10 जनपद में बैठकर जो राजनीति रणनीति बनाकर जो तय करते हैं, उन सबको कि अलायंस का मतलब अलायंस होता है, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जहां का भी चुनाव हो, है ना। अलायंस का मतलब एक अलायंस होता है। आप अब अगर आप इंडिया अलायंस में रहते हुए गठबंधन के गुणधर्म का पालन नहीं करेंगे तो यही होना था जो हुआ है ना। बल्कि समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को मजबूत किया है दिल्ली चुनाव में, वरना इससे 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 जो है घातक दुष्परिणाम होते, इससे घातक परिणाम आ सकते थे। समझ रहे हैं, ये जो 24-25 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, इसमें समाजवादी पार्टी के वोटरों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। 24-25 नहीं थे, 22 पे रुके हुए हैं। अभी वो बढ़ने के आसार भी नहीं नजर आए, क्योंकि अब ज्यादातर रिजल्ट आ गए हैं, ज्यादातर रिजल्ट आ गए हैं। अब सुशील जी, इन्होंने बड़ा सवाल आपके लिए, सुशील जी इन्होंने बड़ा सवाल आपके लिए। मिल्कीपुर पर एक मेरा कमेंट ले लीजिए, एक केवल मिल्कीपुर पर। देखिए, उपचुनाव जो होते हैं वे तो शासन सत्ता के होते ही हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक सीट जीतने पर इतनी ज्यादा जो है राघवेंद्र है कहाँ हमारे एक जो सीट है जीती गोविंद जी, कहाँ गोविंद जी कहाँ एक सीट जीती? अरे पिछले चुनाव में नहीं भी तो, जो उपचुनाव 10 दिन पहले हुए थे, उनमें भी तो नहीं भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये कहना क्या सही गोविंद जी, आप सीनियर है, देखिए आप सीनियर एक प्रवक्ता है, क्या ये कहना उचित होगा कि ये जो है सत्ता का चुनाव होता है उपचुनाव? सर ये तो एक फंडामेंटल बना लिया, मैं अपने देखिए एक कथन पर फंडामेंटल, पूरी तरह सहमति हूं कि उपचुनाव सत्ता मैं पक्ष के चुनाव होते थोड़ा हैं। नहीं नहीं नहीं, ये फंडामेंटल बना लिया सर। डिबेट करने के लिए नेता आएंगे, प्रवक्ता आएंगे, अब वो चुनाव जो है नेताओं का जो पक्ष होता है उनका होता है फंडामेंटल, दैट इज अ फंडामेंटल। और इसके अगेंस्ट मैं हूं बिल्कुल, मैं हमेशा रहता हूं। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि जिसकी लाठी उसका बैल, नहीं, इनकरेक्ट। आप ये मान के चलिए कि आप लोकतंत्र में हैं गोविंद जी। जितने सवाल आपके तरफ से उठते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, आप ये जान ले, इलेक्शन कमीशन गोविंद जी, मैं बताऊं, कुदरती हो चाहे वो, हर जगह इलेक्शन कमीशन ने और प्रशासन ने एक्शन भी किया है उस पर। हम लोग तो वैसे भी लोग कहते हैं गोदी में, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर ये, हमने इनसे सवाल पूछा बीजेपी से कि ये पीक समय कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक आप ये करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन समय डेफिनेटली बदलता है। आज आप ये जान लीजिए कि शराब घोटाला, अब मैं बात कर शराब घोटाला, क्या आतिशी को मुख्यमंत्री पद दे देना 1 महीने के लिए, क्या ये भारी पड़ा है आम आदमी पार्टी के लिए? सुरेश जी आपसे, क्या आतिशी के ऊपर जो दांव खेला मुख्यमंत्री जी ने, क्या वो भारी पड़ा है? आज 22 पे सिमट गए आप। नहीं नहीं नहीं, वो भारी नहीं पड़ा है। हमारी पार्टी हमारी पार्टी एक जमीन से निकली हुई पार्टी है और 10-11 साल से जनता के बीच में अपना काम कर रही है। और फिर जमीन से निकली हुई पार्टी ने, मेरी बात सुनिए सुरेश जी मेरी बात सुनिए, जमीन से एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी आपकी पार्टी, और अभी भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि है या नहीं है, लेकिन आपके पास पंजाब है, दिल्ली 2-2 बार जीते, तीसरी बार टाटा फिक्स हो गए, तो इसका खामियाजा कहां भुगतने को मिला? पब्लिक को पता चल गया कि आपने पब्लिक को बहुत बेवकूफ बनाया। नहीं सर, हम लोगों ने बेवकूफ नहीं बनाया, जनता का नहीं बनाया जनादेश। जी। हम लोगों ने कभी, देखिए, हम लोगों ने शिक्षा पे काम किया सर, हम लोगों ने बिजली के बिल पे काम किया। यहाँ पे तो यूपी में तो 3-3 बार से सरकार है, यहाँ पे शिक्षा पे मैंने सर एक मुद्दा उठाया प्राइवेट विद्यालय के खिलाफ यूपी से, और आज तक अभिभावक इतना परेशान हो रहा है, आज तक किसी ने, कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल सुरेश जी अभी वो समय नहीं है, सुरेश जी अभी वो समय नहीं है। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिनाई करूंगा आपके। अभी टॉपिक है दिल्ली क्यों चली गई आपके हाथ से, इसका जवाब चाहिए मुझे। दिल्ली में देखिए, दिल्ली पे हमारी सरकार ने काम किया। अब अगर दिल्ली के लोगों को लगा कि नहीं बीजेपी कर सकती है, तो भाई उनको मौका दे दिया। इसमें कोई वारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भैया, कैसे बात कर रहे हैं आप? पूरे साल पढ़ाई करे हो, कहते सर हमने पढ़ाई करी, हमने खूब लिखा, पेपर में खूब छापा। अरे वो रिजल्ट कहाँ है सर जो आपको पास कराता है? हमारी पार्टी को 22-23 सीटें जो भी मिल रही है, वो जनता ने जनादेश दिया। जो अब जनता ये, मतलब जनता ये 22 सीटों से संतुष्ट है? अब पंजाब में सरकार है आपकी, अब कहीं नहीं है इसके अलावा?
जनता की सोच सुनिए। अब जनता का अब जनता पारदर्शिता देखना चाहती है। मैं एकदम क्लियर कर बोलता हूं सर, ना किसी पार्टी की बुराई मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब जनता का कहना है कि जो जमीन पे दिखेगा अब वही जो है उसी को हम जनादेश देंगे। मतलब आपका कहना है कि भाजपा जमीन पे दिख रही है। हाँ दिख रही है, वो तो सत्य बात सर दिख रही। हम विरोध नहीं करेंगे किसी राजन का। जी, क्लैपिंग करिए आप इनके लिए, क्लैपिंग करिए आप इनके लिए। ये प्रवक्ता चेंज होने वाले हैं, ये क्लैपिंग करिए क्योंकि आपकी बड़ाई करे और ये बड़ा अच्छी चीज है। यही लोकतंत्र है, यही इसको इंडिया कहते हैं, इसको नया भारत कहते हैं। ये अच्छी चीज होनी भी चाहिए लोकतंत्र में अब जनता हो चुकी है जागरूक सर। अब जनता झूठ फरेब में कभी भी नहीं आएगी, चाहे बीजेपी का झूठ फरेब हो और चाहे समाजवादी पार्टी का झूठ फरेब हो, चाहे कांग्रेस का झूठ फरेब हो। अब जनता के सामने जो दिखेगा अब जनता उसी को जनादेश देगा। अभी तक 11 साल से आम आदमी पार्टी दिख रही थी, तो आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया। अब हो सकता है कि कहीं हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कहीं गलतियां हुई होंगी, तो अब उस पर सुधार किया जाएगा। बिल्कुल सुधार किया जाएगा। ये अब सुशील जी इसके बाद रणवीर जी आपके पास आऊंगा। सुशील जी, आप जिस कैंपेनिंग के साथ दिल्ली उतरे, क्या जीरो पॉसिबिलिटी आपके लिए करेक्ट है जो ये जीरो आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के साथ जो समस्या खड़ी हुई, एक कांग्रेस के खिलाफ इस देश के उद्योगपति, इस देश का मीडिया और इस देश का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना इस देश में चलाया गया, एक नैरेटिव चलाया गया है कांग्रेस के खिलाफ। हम नहीं कहते कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार इस देश के लोगों ने चलाने का साहस किया। मैं आपको एक सेकंड बीच में रुकूं, फिर आप कंटिन्यू करें। मैं आपको एक मिनट, मैं भी सुनूंगा। मैं एक सेकंड, आपने एक बड़ा सवाल उठाया जी, एक सेकंड सुन लीजिए बस। आपने एक बड़ा सवाल उठाया, कई बार उठता है, लोग उठाते हैं, हमको कोई बुरा नहीं लगता, हमारा काम है, दिस इज माय प्रोफेशन, देन हम उसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे कोई बुरा है, मैं आपके प्रोफेशन में किसी को उंगली नहीं उठाता हूं। आपने बड़ा सवाल इससे पहले भी उठाया लोगों ने, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं, आप मुझे एक जवाब दे दीजिए। मीडिया ने कहा कांग्रेस की चीजें नहीं दिखाई, बस इसका, और कुछ नहीं बोलूंगा। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं आपके माध्यम से, और मैं इसको बड़े मंच पर भी कहता हूं। इस देश के लोगों ने 2G घोटाला का नैरेटिव बनाया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को पूरा, और फिर मुझे उत्तर दीजिएगा। इस देश के तमाम लोग उसमें शामिल हुए और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर एक आरोप लगाया कि 2G घोटाला हुआ, और 2G घोटाला इस देश में इस तरह नैरेटिव चलाया गया कि उसमें घोटाला किया गया। अब 2G घोटाला में दूरसंचार मंत्री कौन थे? ए राजा थे। ए राजा कौन था? वो अनुसूचित जाति का बेटा था, वो सांसद था, वो मंत्री था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया और यह साबित किया कि 2G घोटाला नहीं हुआ था। और जिन लोगों ने 2G घोटाला इस देश में नैरेटिव चलाया, आप जरा देखिए उनको कहां कहां महिमा मंडित किया गया, कहां कहां उसको पुरस्कृत किया गया। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, इस देश के लोगों से भी करता हूं, कि अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं, तो अगर वो आरोप आप लगाते समय आपकी जो भूमिका है, वो आपने ऐसी भूमिका अदा की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो नीतियां हैं उनको प्रचारित करने की बजाय आपने ये साबित करने की कोशिश किया। उसमें बहुत सारे लोग हैं। अब चूंकि हम श्रद्धांजलि मनमोहन सिंह को सच्चे मन से देते हैं, और उनके ऊपर किस तरह से कहा गया, सोनिया गांधी को किस तरह से कहा गया, राहुल गांधी पर किस तरह से आरोप लगाया गया, है हिम्मत तो भारतीय जनता पार्टी को 10 साल चलाते हुए हो गया। आपको साबित करना चाहिए ना कि राहुल गांधी ने क्या कौन सा भ्रष्टाचार किया। और उनकी छवि को खराब करने के लिए इस देश के उद्योगपतियों ने और इस देश के मीडिया कर्मियों ने और इस देश के तमाम लोगों ने, जो नहीं चाहते कि इस देश के कमजोर वर्ग की लड़ाई हो। राहुल गांधी चूंकि अनुसूचित जाति की बात करते हैं, राहुल गांधी चूंकि पिछड़ों की बात करते हैं, राहुल गांधी चूंकि आदिवासी की बात करते हैं, राहुल गांधी इस देश में जाति जनगणना की बात करते हैं, ये राजीव गांधी के बेटे हैं। तो राजीव गांधी का बेटा होना क्या कोई पाप है क्या? कौन कहां जन्म लेगा
ये माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि उसने अपने जीवन काल में कौन से काम किए, किस तरीके से काम किया। आप इंदिरा गांधी जी को गाली देते हैं, आप पंडित नेहरू को गाली देते हैं। आपको कहना चाहिए ना कि मनमोहन सिंह की सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए और किन किन किए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन मनमोहन सिंह तक भी आरोप लगाए गए। और मैं साफ शब्दों में मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस टॉपिक पर, लेकिन जो लोग भी झूठ की राजनीति करते हैं, अहंकार की राजनीति करते हैं, देश की जनता कभी ना कभी उसको न्याय देती है और उसको समझने की कोशिश करती है। जननायक राहुल गांधी को यह देश न्याय देने की रास्ते पे चल पड़ा है। और आपको देखेंगे इसमें उद्योगपति शामिल नहीं है, इस देश की जनता शामिल है। और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, हम ये नहीं कहते कि उनको मौका नहीं मिल रहा। अब अच्छे से दिल्ली को उनको चलाना चाहिए। अगर अच्छे दिल्ली चलाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हर जाति धर्म के लोगों के साथ न्याय करेंगे, तो देश सबके साथ चलता है। कभी कांग्रेस के साथ। ठीक है सुशील जी, ठीक है सुशील जी, ठीक है सुशील जी, समय और भी गैसे समय का अभाव है, और भी गैसे समय का अभाव है। सुशील जी, अब मैं आपसे इसके बाद मैं ये बीजेपी के पास जाऊंगा। आपके लिए मेरा एक सवाल है, वापस से आऊंगा इसके बाद। क्या आपने बोला जननायक जी को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, गेंद बढ़ी है डेफिनेटली, मैं खुद कहता हूं। अब इसके बाद क्या दिल्ली में उनकी लोकप्रियता नहीं हुई उस तरीके जैसे होनी चाहिए? क्या हरियाणा में उस तरीके लोकप्रियता नहीं हुई इनकी जैसी होनी चाहिए थी? क्या इसको क्यों नहीं है, इस पर जवाब पहले राघवेंद्र जी, अब आपसे सवाल। देखिए, इनके सवाल का जवाब दीजिए आप जी। देखिए, ऐसा है कि जननायक राहुल गांधी जी देर से चुनाव प्रचार में उतरे थे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने रणनीतियां बनाई होंगी, टिकट वितरण होते हैं, और बहुत सारे चुनाव जीतना हारने का कोई एक एंगल नहीं होता है। मैं तो चूंकि दिल्ली चुनाव में नहीं था, मैंने पहले बताया कि मैं दिल्ली के चुनाव से दूर था, और मैं बिहार का प्रभारी हूं, तो मैं भी कल रात में ही लौट करके आया हूं। मैं तो साफ गोही से बात करता हूं, निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस पर विचार मंथन करने की जरूरत है। जननायक राहुल गांधी जी 100% अपना परफॉर्मेंस देते हैं, जनता उनको सुनती है और उन पर वोट भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उनको वोट ही नहीं मिला होगा, ऐसा नहीं है। क्या लगता है सुशील जी, एक लास्ट सवाल सुशील जी, इसके बाद राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा, बड़ी देर से वेट करें मुकेश जी। सुशील जी, क्या लगता है कि कांग्रेस में बड़े शीर्ष नेता जो बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट और भी जो नेता है, क्या लगता है जो कोर कमेटी में है, क्या लगता है बदलाव का समय आ चुका है इस दिल्ली चुनाव के बाद, हरियाणा दिल्ली के बाद? ये देखिए, कांग्रेस क्या जो नीतियों का सवाल है, ये समय समय पर इस पर मंथन होता है। कभी राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ, मैं उस चिंतन शिविर में था। रायपुर में शिविर हुआ, उसमें भी मैं था। और मैंने चिंतन शिविर में भी ये बात रखी थी कि जो लोग आपको वोट करते हैं, अगर संगठन में उनकी भूमिका नहीं होगी और उनके पास पावर नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर वो वोटर वापस चला जाता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस आप 2 मिनट आपको रोकूंगा, आगे भी 2 मिनट आपको रोकूंगा। कांग्रेस और कांग्रेस सत्ता में पहुंचेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, बने रहिए हमारे साथ। मुकेश जी, आप दिल्ली कैंपेनिंग में रहे, मलकीपुर रहे, दिल्ली पे बात करते हैं। दिल्ली में क्या ऐसा तीर आपने छोड़ा जो आपके साथ ये पब्लिक आई और बड़े अरसे बाद आई, 10 साल बाद ये पब्लिक आई दिल्ली में भाजपा के साथ? ऐसा तो लग रहा था कि अब आपका मतलब लोकसभा के चुनाव के बाद जिस हिसाब से फीडबैक, सीटें कम आई और उस हिसाब से दिल्ली आपने 700 सीट लोकसभा में जीती, ये अलग चीज था। लेकिन दिल्ली में एक हमेशा एक ट्रेंड रहा है कि लोकसभा किसी और के पास रहता है और विधानसभा किसी और के पास, लेकिन इस बार आपके पास लोकसभा भी और विधानसभा भी आप जैसे हमेशा ट्रेंड को चेंज करते नजर आ रही बीजेपी, तो उस पर क्या कहेंगे आप मुकेश जी? माइक ऑन करा दीजिए इनका। मुकेश जी, आप थोड़ा माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। राघवेंद्र जी, आप दीजिए इस पर जवाब, तब तक वो अनम्यूट करेंगे। राघवेंद्र जी, आप दीजिए। मैं तो सबसे पहले जो सुशील भैया हमारे हैं उनको बताना चाहूंगा, जो आप बार बार कर रहे हैं जननायक राहुल जी, आप छत्तीसगढ़ हारे, आप राजस्थान हारे, आप मध्य प्रदेश हारे, और उसके बाद दिल्ली की 2 बार की विधानसभा में, चाहे 2020 की विधानसभा का चुनाव ले लीजिए और चाहे 2025 का, आप लगातार 0 पे आ रहे हैं। और आप उनको जननायक कह रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि पार्टी उनको जननायक क्यों समझ रही है। आप जैसे अच्छे नेता उनको आगे क्यों नहीं कर रही है पार्टी? आप आगे आइए, नेता तो संभालिए। लगातार 0 पे आउट हो रहे हैं। 2020 का चुनाव हुआ, कांग्रेस की 0 सीट रही। 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, दिल्ली में 0 पे रही। तो हमें तो नहीं लगता है कि ये राहुल गांधी जी जननायक हैं। लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, भारत की जनता नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर रही है, तो हमें तो नहीं लगता कि राहुल गांधी जी कहीं से जननायक है।
मुकेश जी, अगर दिल्ली विपक्ष का कैंपेनिंग में सहानुभूति आप बखूबी आप निभाएं, दिल्ली कैंपेनिंग आप करके आए हैं और मिल्कीपुर भी आपके देखा आपने जाकर के चुनाव प्रचार किया। मुकेश जी, जो ये इस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी है बीजेपी की, नॉट इंडिविजुअली मोदी की, मैं नहीं कहूंगा, इंडिविजुअली अगर बात करें बीजेपी की संगठन की, तो इसमें अहम भूमिका क्या रहा बीजेपी की तरफ से, जो आप 10 साल बाद वापस से, चूंकि वहां का ट्रेंड हमेशा रहता है कि कभी लोकसभा किसी और के पास और विधानसभा किसी और, इस बार तो आपने वो ट्रेंड चेंज कर दिया, तो ऐसा क्या आपने वहां पे किया सर? नहीं, अब की बार जो है वहां पे जो मैंने देखा ग्राउंड पे, वहां पे केजरीवाल के भ्रष्टाचार से लोग उब चुके थे और ये जीत मोदी जी के विकास की जीत है, मोदी जी की गारंटी की जीत है। और लोग भाजपा की तरफ देख रहे थे और सुशासन, भाजपा के सुशासन की जीत है, हमारे अमित शाह जी के चुनाव प्रबंधन की जीत है। यही देखा हमने वहां ग्राउंड पे बड़ा उत्साह था लोगों के बीच में। मैंने तो पहले ही कहा था कि वहां पे की भाजपा जीतेगी। ठीक है। अब गोविंद जी, मिल्कीपुर पे आपसे बात करिए, अभी तक दिल्ली की बात करते हैं। गोविंद जी, मिल्कीपुर में क्या ऐसा हुआ जो, हमारे पास एक तस्वीर है, अभी 2 मिनट पहले आई है, शायद इसको आप चाहेंगे कि आप एक बार आप भी देख ले, और ये तस्वीर ऐसे नेताओं जो पब्लिक ने उनको वहां पहुंचाया, क्या ये शोभनीय तस्वीर है? हम चाहेंगे हमारे असाइनमेंट के पास वो तस्वीर हो, अगर जो माला पहले 2 मिनट पहले जीत के पहले अवधेश यादव जी ने कुछ कहा है और एक फनी अंदाज में उन्होंने एक बयान दिया है, उसको आप देखें कि ये क्या अपने ही बेटा चुनाव लड़ रहा था, हर चीजें थी, क्या ये करेक्ट था? और जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, फिर गोविंद जी आपके पास आएंगे। हम चाहेंगे असाइनमेंट हमारे समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। गोविंद जी, ये चुनाव रिजल्ट नहीं आया था, उसके 10वें राउंड की गिनती की बात की है। एक बड़े नेता हैं, मिल्कीपुर की जनता ने, अयोध्या की जनता ने आपको संसद में पहुंचाया है, और इस तरीके से अपने ही बेटा, अपने ही पार्टी को लेकर के माला डाल करके खुशी मनाना, और अब ये खुशी थी या क्या थी, ये शायद आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, उस समय जिस समय इनका भी बयान आया है अवधेश प्रसाद जी का, हो सकता है उस समय स्थितियां ऐसी रही हो, इनको जीत की अपनी संभावनाएं दिखाई दे रही हो, कुछ इनका गुड़ागुड़ी रहा हो चुनाव को लेकर, है ना। उस पर व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी कर पाना उस परिस्थिति स्थिति पर वो ठीक नहीं है। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है सरकारी प्रबंधन के सहारे ही सही जीत लिया है। वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अब आशा करते हैं कि मिल्कीपुर में विकास होगा और दिल्ली या जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां वहां जो है विकास की राजनीति करेंगे। ये जो बंटवारे का काम करते हैं, जो जात को जात से लड़ाने का काम करते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, इस विभाजनकारी नीति से बाहर आकर मुद्दे पर, ग्राउंड पर काम करेंगे। विकास की और जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, इन पर काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करेंगी। मिल्कीपुर चुनाव में गोविंद जी बने रहिए, 2 मिनट आप एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, फिर आपको मैं ड्रॉप करूंगा यहां से, फिर दूसरे के पास जाऊंगा। गोविंद जी, मिल्कीपुर चुनाव कैंपेनिंग के दरमियान कुंभ में एक वारदात होता है, एक घटना हो जाती है, और ये नहीं होनी चाहिए थी। जो घटना होती है उस पर बड़ा बयानबाजी होता है सपा की तरफ से। सपा की तरफ से मुझे लगता है हर आदमी करता है, हर पार्टी करती है। उस बड़ा ट्रेंड चला, उसका इम्पैक्ट लोग कह रहे थे मिल्कीपुर में, दिल्ली में देखने को मिलेगा, वो नहीं हुआ। इस पे आपका जवाब? देखिए, महाकुंभ में जो घटना हुई, जो दुर्घटना हुई, वह निंदनीय है। और उन सभी जो मृतात्माएं हैं, उनकी शांति के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं, उनके परिजनों को ईश्वर इतना संबल दे कि वे इस दुख की घड़ी को सह सके। ऐसे आयोजन, जब आपके पास साधन संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उस अवस्था में आप नहीं है, आपका शासन प्रशासन नहीं है, तो इतने बड़े बड़े आयोजन नहीं करने चाहिए, ठीक है। और जो भी हुआ वो बहुत दुखद था। और दुख इस बात पर भी है कि सरकार ने आज तक आंकड़ों को स्पष्ट नहीं किया है कि महाकुंभ में कितनों की संख्या में लोग मरे हैं। ये सरकार ने आज तक सरकारी आंकड़ा नहीं दिया, ये 30 पर केवल सिमट कर रह गए हैं, समझ रहे हैं। इस तरह से धर्म की आड़ में सरकार का
जो अपना कुप्रबंधन है वो दिखाई दे रहा है। ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल है। मीडिया इस पे कहती भी बात भी करती नजर आती है और हम लोग हमेशा कहते हैं इस पे डेफिनेटली सरकार ने कुछ लोगों की जो उन्होंने 24 या 30 की लिस्ट जारी करी थी वहां पे और वो निकल के आई थी, लेकिन क्या अभी जांच पूरी हुई नहीं हुई है, जांच का विषय है। इस पे राघवेंद्र जी आप क्या कहेंगे? और ये हर एक विपक्ष, हर एक नागरिक जो हिंदुस्तान का है, जो उत्तर प्रदेश का, वो सवाल उठा रहा है, क्या वास्तविकता दिखाई गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? जो लोग वहां पे मारे गए या जो लोग मरे, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, ना हम कभी करेंगे, लेकिन क्या वास्तविकता वहां पे दिखाई गई राघवेंद्र जी? वास्तविकता ही थी, बस ये है जो घटना थी वो निंदनीय हुई और कोई भी नहीं चाहता, पूरे भारतवर्ष में कोई पार्टी भी नहीं चाहेगी, ना हमारी पार्टी चाहेगी, ना कोई कि ऐसी दुखद घटनाएं हो, परंतु की निष्पक्ष जांच। और आप मानेंगे नहीं, 5 मिनट के अंदर 70 एम्बुलेंस वहां पहुंची। अगर वहां व्यवस्थाएं ना होती तो 70 एम्बुलेंस संगम घाट तक कैसे पहुंचती? 70 एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर पहुंच जाना है। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कितनी बड़ी वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। घटना हुई, घटना निंदनीय है। मृतक व्यक्तियों और उनके परिवारजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, परंतु किसी बड़े आयोजन की जो व्यवस्थाएं थी उसको हम लोगों ने सफल करने का प्रयास पूरा किया। 5 करोड़ से अधिक व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने आए थे। अब वो घटना हुई, वो निंदनीय, उसकी जांच चल रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उन पर कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सवाल आपसे लूंगा सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, जिस तरीके से वहां पे आपकी नीचे से जो है सीट खिसकी है, इसको अब कवर करने में क्या वापस से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आएगी या नहीं आएगी? कितना टाइम आएगी लगेगा? सर, बहुत जल्द समय का समय लगेगा। हम लोग अगले बार वापस 70 की 70 सीटों में आएंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अगले बार आने देंगे, तब तो ना। अभी एक बयान आया था बड़े नेता का, मुझे, मैं देख रहा था टीवी पे, नहीं था उसमें अभी। तो अब आपके नाम हो तो जो उन्होंने वादा किया, जो उन्होंने चुनाव कैंपेनिंग में अपने वादा किया है वहां की जनता से दिल्ली की, कि हम एक एक भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे, एक एक चीज हम जो है सामने रखेंगे। अब अगर वो भ्रष्टाचार की वापस से इन्होंने फाइलें खुलवाई, तब मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये अभी आपका कैंपेनिंग चल रहा है और ये जो मैनिफेस्टो में इन्होंने दिया हुआ है, तो फिर कवर करने तो बड़ा टाइम लगेगा। और जब सरकार थी तब ये हालात से, ऐसा आप लोगों का कहना है कि जबरदस्ती बंद कर रहे हैं, जबरदस्ती ईडी, सीडी और सीबीआई ये सब कर रहे हैं, तो उससे क्या कहेंगे आप? बीजेपी में हमने देखा है कि इनकी पार्टी वॉशिंग मशीन है। जो भी करप्ट होता है इनकी पार्टी में अगर चला जाता है तो उसको धुल देते हैं, अब तो दिल्ली जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया ना इनको। अरे भाई बात सुनिए, आपकी पार्टी वॉशिंग मशीन है। ये जो बात तो पूरी होने दीजिए। आपको प्रमाण पत्र दिल्ली जनता ने दे दिया आपको। इनको इतना डराया धमकाया गया था, इसीलिए आम आदमी पार्टी के 8 जो चुनाव से पहले गए हैं, इनको बीजेपी के लोगों ने डरवाया, धमकाया, लालच दिया, फिर आपकी पार्टी वॉशिंग मशीन बन गई। अब 8 लोग धुल गए। अभी तक तो कहते थे कि आम आदमी पार्टी के सभी लोग करप्ट हैं, तो ये जो 8 लोग आम आदमी पार्टी के लोगों को ले लिया, क्या ये दूध के धुले हो गए हैं? बड़ा सवाल कह रहे हैं, बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो भ्रष्ट थे क्यों आपने लिया? ये बड़ा सवाल है आपके लिए मुकेश जी और राजू जी, क्यों आपने लिया? अगर वो भ्रष्ट थे या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्ट है, तो आपने उनको क्यों अपने कैंपेन में लिया और क्यों उनके साथ आपने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया? ये बड़ा सवाल है और ये हर बार उठता है, हर जगह उठता है। जब जागिए तभी सवेरा। अगर अरविंद केजरीवाल जी बहुत ईमानदार थे तो चुनाव क्यों हारे? आपकी पार्टी के जिसने बनाया वही चुनाव हार रहा है। इतने बड़े वो नेता बनते थे, इतने बड़बोले नेता बनते थे। और रही बात आपके भी नेता हारेंगे, अभी आपके भी नेता बड़े नेता हारेंगे, तो समय विचार करिए। मैं उस जनादेश का सम्मान करूंगा, जनता राजा होती, पर जब जनता राजा होती वहां पे बहुत बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़बोलेपन पे थे, किसी को कुछ भी कह देते। जब वो अन्ना हजारे जी को साइडलाइन कर दिए थे, जिनकी वजह से आंदोलन खड़ा हुआ। अन्ना हजारे जी को सुशील जी, आपके नेता ने, 1 मिनट में सबको रोक रहा हूं, सुशील जी आपके नेता ने कहा कि दारू घोटाला, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। और ये राहुल गांधी जी ने मंच से बोला है
बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और शराब घोटाले में राहुल गांधी जी का ये बयान है, और इससे जो है क्या वही केजरीवाल को बैकफुट पे ले आया? नहीं, मैं तो राजनीति में चाहता हूं कि जब आप अपराध की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो उसमें अपना और पराया नहीं होना चाहिए। ये बात जो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में है कि दुनिया के सारी पार्टियों के नेताओं को जब अपनी पार्टी में लेते हैं तो उनको स्वच्छ भारत नजर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रणनीतिकार अच्छे हैं, इसमें मानता हूं। और चुनाव लड़ने की रणनीति में इन्होंने जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश जी की पार्टी है उसको भी एक सीट दिया, लोजपा की एक पार्टी थी उसको भी एक सीट दिया, और जो एक दलित लड़की थी जिसने मनुस्मृति को जलाने का काम किया था, अंबेडकरवादी थी, उसको भी इन्होंने टिकट देने का काम किया और उसको भी जिता करके पहुंचाने का काम किया। तो इनके लिए कोई विचारधारा नहीं है, इनका केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जा सके। मैं निश्चित तौर पर इनके लिए मुहावरा क्या सुशील जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा अच्छा गप गंदा गंदा थू? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय नहीं, मैं मेरा मुहावरा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरा मुहावरा सटीक साबित होता है नहीं कि अच्छे जो लोग हैं उनको ले लो, जो गंदे लोग को छोड़ दो, ऐसा कहना चाहते हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार समझती है और ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे ईमानदार पार्टी है। यानी इस पार्टी में कोई बेईमान नहीं है इस समय, जो घोटाला नहीं हो रहा है इस समय। और दूसरी सरकार बनने दीजिए और आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह से आयुष्मान घोटाला हुआ। ये धमकियां तो इनको मिल रही है, और ये धमकियां मुझे लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तब से अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग धमकियां दे रहे हैं कि जब हमारी बारी आएगी तो हम देखें, लेकिन बारी आएगी कब सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा सुनिए, ऐसा है जब हम 44, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, धैर्य रखिए। राजनीति में धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, ऐसा नहीं कि हम 10 साल पहले सरकार में नहीं थे। आज 10 साल ही इनकी सरकार को हुई है। हमको तो कहते भी हैं कि हम बहुत दिन तक सरकार चलाएं। मैं ये कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अगर 40 से ये 100 पर हम पहुंच सकते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि हम 100 से 200 नहीं पहुंचेंगे? धैर्य रखिए। हम जो हमसे चूक हुई है, हमारे में भी विनम्रता की कमी आई थी, हम भी कहीं अहंकार में चले गए थे, हमने भी जनता की बातों को उतना अनसुना किया होगा। उसकी देखिए, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही है तो जनता का आदेश सिरोपार। लेकिन जो कांग्रेस मुक्त का भारत का सपना देख रहे थे, जिन्होंने राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए किया, हमारे आइकॉन पंडित नेहरू से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के सारे प्रधानमंत्रियों को इन्होंने जिस तरीके से भ्रष्ट करके 70 साल की सरकार को बदनाम करने का काम आरोप लगाया कि हमने 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो भी कांग्रेस के बनाए हुए हैं, और जिन अस्पताल में ये दवा कराने जाते हैं वो भी कांग्रेस के हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है अपनी रणनीति को लगातार बदल रही है, और इंडिया गठबंधन में निश्चित तौर पर एकजुटता के रूप में मैं इसको देखता हूं। चुनाव हम जरूर हारे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को आपस में एकजुट होना चाहिए। और दिल्ली में एकजुटता दिखी, इस चुनाव ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखी को? अरे मुकेश जी रुकिए, तो इनकी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं कहता रहा हूँ नहीं दिखी, मैं तो कह रहा हूँ ना, इंडिया गठबंधन की एकजुटता तो इस समय लीडर देश है। की जरूरत है। ये संदेश दिल्ली के चुनाव ने दिया है। ठीक है। अब गोविंद जी एक सवाल आपसे। अभी एक नेता का किसी का बयान आया, अखिलेश यादव को वापस उत्तर प्रदेश आ जाना चाहिए। ट्विटर पे है, एक्स पे, अखिलेश यादव को वापस उत्तर प्रदेश आना चाहिए गोविंद जी, दिल्ली छोड़ के। नहीं, पूरा मैं सुन नहीं पाया, कुछ टेक्निकल इशू था। आप अपने सवाल को एक बार दोहराएं तो मैं जवाब दूंगा। हाँ गोविंद जी, अभी एक पोस्ट आई है, एक नेता का बयान आया है कि अखिलेश यादव को अब जो है वापस उत्तर प्रदेश आकर राजनीति करनी चाहिए, दिल्ली उनके बस की नहीं है।
नहीं, ये किसी निसंदेह मैं उस नेता को बड़बोला नेता कहूंगा जिसने इस तरह का बयान दिया है। अखिलेश जी जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक उन्होंने अपना जो है अच्छा नेतृत्व करने का काम किया है। जो भी नेता ये कह रहा है ये केवल उनका बड़बोलापन है। अखिलेश जी संसद में है अच्छा। और वो जो है नेतृत्व कर रहे हैं, निसंदेह वो दिल्ली रहेंगे, है ना। ये ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश तक सीमित कर देंगे आप समाजवादी पार्टी को। जो भी कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़बोला नेता होगा, हो सकता है किसी दूसरे दल से गया हुआ नेता हो, क्योंकि इनके यहाँ जाने पर तो अच्छे अच्छे साफ हो जाते हैं ना साहब, सब कुछ माफ हो जाता है। अभी आप देख लीजिए कृपा शंकर को बंबई से यहाँ लगा दिया धनंजय के खिलाफ। यही समझ बड़ी रहे हैं? अच्छी राजनीति है और ये भारतीय जनता पार्टी ने वॉशिंग मशीन के जो है गंगा जी के भी कान काट रखे हैं पाप धोने के मसले में। जिसको अगर महाकुंभ का पुण्य लेना हो तो इस समय भाजपा ज्वाइन करे, महाकुंभ नहाने की जरूरत नहीं है। आपका स्वागत है बड़े भाई, आपने महाकुंभ से तुलना किया, आइए पार्टी में। तो सुशील जी बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय शासन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग बैठे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी का नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग इस समय भाजपा में हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के बिखरे हुए तमाम लोग हैं और तमाम कांग्रेस के भी लोग गए हैं। तो ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सारी पार्टियों से घूम फिर के आने वालों का एक जमावाड़ा है। विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है, ये मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। और आइडियोलॉजी के आधार पर चुनाव लड़ना निश्चित तौर पर देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्ता लोलुप लोग जो तमाम पार्टियों से इधर से उधर जाते हैं और उनका बिखराव जब सत्ता टूटती है तो नजर नहीं आती है कि एक समय में जनता दल से देश के प्रधानमंत्री हो गए थे और बाद में जनता दल के जो नेता कहां कहां चले गए कुछ पता नहीं चला। तो ये बड़ा सवाल है और चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है तो कल सत्ता से नहीं बाहर जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप सभी मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी, आपको मेहनत करने की जरूरत है और सुशील जी जैसे कह रहे हैं कि डेफिनेटली कांग्रेस का कुछ कद बढ़ा है और वो बढ़ता रहे, ऐसे ही हमारी कामना है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और राघवेंद्र जी और मुकेश जी, मैं जब मिलूंगा आपसे मिठाई डेफिनेटली लूंगा और उस मिठाई के लिए आपको इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। जो नहीं जीते उनको भी बधाई हो और आगे आप सब ऐसे हमारे साथ प्यार बनाए रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप देख रहे थे 24 यूपी यूके आज डिबेट में, और दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर चुनाव पे क्या रहा उसका हाल हमने अब तक आप तक पहुंचाया। और आगे भी हम मिलते रहेंगे ऐसी डिबेट को लेकर के और ऐसी आने वाले समय में आईबीसी बने रहिए, IBC 24 यूपी यूके तक। नमस्कार।